हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सवेल का थ्योरी के कारण ही हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, उसका ड्रॉबैक आया था। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमको पहले से ही मालूम है। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर था जिसमें हम लोग ने देखा था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हो, कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट चार्ज, चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो चार्ज जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर। कौन सा चार्ज? रेस्ट चार्ज अपने चारों ओर कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। देख रहे हैं ये दोनों चार्ज जो है ये रेस्ट पे है। चार्ज एट रेस्ट, दिस चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो ये चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वहीं पे अगर कोई चार्ज मोशन में है, मोशन में भी दो तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज कुछ वेलोसिटी के साथ है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो मैग्नेटिक फील्ड। अगर वहीं पर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है, कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट होगा। ये बोला गया, ये बताया गया मैक्सवेल के द्वारा। ये दोनों हमको मालूम था। रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ये बात मैक्सवेल का थ्योरी से पता चला। ये जो बात है ना, ये मैक्सवेल का थ्योरी से हमें पता चला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड क्रिएट करेगा। चलिए देखते हैं मैक्सवेल ने एग्जैक्टली कहा क्या था। तो बेसिकली मैक्सवेल ने कहा था कि, पहले पढ़ लेते हैं क्या। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपना एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोले? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वही बात लिखा हुआ है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इमिट बोलिए या फिर लॉस बोलिए, बात बराबर है। इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी, अपना काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा, बहाएगा। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है ये, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, वो भी कौन सा मोशन के साथ? एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, तो डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ये ईएम वेव निकालेगा। ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोला जाता है। तो डेफिनेटली ये ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। वो ईएम वेव कुछ और नहीं बल्कि इसका काइनेटिक एनर्जी ही है। तो समझ में आ गया मैक्सवेल का कहना? फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं। हमें मालूम था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वहीं पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली बढ़ते जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है, तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जो बात है ना, ये बात हमको पहले नहीं मालूम था, ये मैक्सवेल का थ्योरी बताया। ये दोनों पहले पता था, ये वाला जो बात था, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन के साथ है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात मैक्सवेल का थ्योरी से मालूम चला। तो मैक्सवेल का एग्जैक्ट थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा, इमिट करेगा। आया समझ? ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे रेडिएशन और वेव दोनों सेम ही बात है, तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दीजिए, बात बराबर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली अ काइंड ऑफ रेडिएशन in which electric and magnetic field oscillates in mutual perpendicular direction।
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप में। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये मान लीजिए ये वाला जो उंगली है मेरा, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल लगा हुआ 90 डिग्री पे होगा, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये मेरा पेन का जो डायरेक्शन है ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जिधर वो प्रोपागेट, जिधर वो जाना चाह रहा है ना, जिधर वो जाना चाह रहा है, ये हो गया पेन का डायरेक्शन। ये जो मेरा ये वाला फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो तीनों एक साथ निकलेगा, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, तो म्यूचुअली तीनों एक दूसरे का 90 डिग्री पे है। ये देखिए, ये और ये भी 90 पे है, ये दोनों भी 90 पे है, और ये दोनों भी 90 पे, यानी कि तीनों जो है एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर में होगा। तीनों का जो एंगल होगा एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री होगा। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से बोल दे, ये ऐसा रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ गया? चलिए हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देख ही लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्यार से ईएम वेव भी बोला जाता है। सो ये नहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि ईएम वेव क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ईएम वेव जो है ना, हरदम ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसका जो स्पीड होता है ना, वो लाइट का स्पीड के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ईएम वेव जो है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। आप जो मीडियम दे दीजिए वो मीडियम में वो ट्रेवल कर लेगा। समझ में आया? इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। तीसरा बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक ही समय पर मतलब दोनों तो परपेंडिकुलर फॉर्म में है, एक ही समय पर ऑसिलेट करते रहता है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। चौथा बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। पांचवा बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू हैव कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ईएम वेव है ना, ईएम वेव के पास भी सारा वेव का जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होता है कि एक वेव है तो उसके पास वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम पीरियड होगा। तो ये सेम चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी अप्लाई होता है। इसके पास भी वेवलेंथ होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, तो इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली में वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। चलिए, तो देखिए ये एक नॉर्मल कर्व है। तो एक ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको पीक्स बोलते हैं, और नीचे वाला जो ये होता है इसको पीक्स, ये ऊपर वाला को पीक्स, इसको ट्रफ जो भी पढ़िए, ट्रफ हम बोल रहे हैं। ओके, ये ट्रफ है, ये पीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ का। तो कोई भी दो कंजुकेटिव पीक्स या कोई भी दो कंजुकेटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में वेवलेंथ का डिफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव पीक्स और अ ट्रफ। कोई भी दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग लेमडा बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ। दूसरा है एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये कितना लंबा वेव जाएगा उसी का डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखिए ये नॉर्मल लाइन से इतना दूर गया, तो ये जितना भी दूर जाएगा वो एम्पलीट्यूड उतना बढ़ता रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। ओके, तो एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ऑसिलेशन यानी कि ये एक यहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, तो 1 सेकंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा ना, ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको एफ से या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके। और ये आखिरी आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कुछ खास नहीं, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? इन्वर्स, 1/f, दैट्स इट। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फिर रिपीट कर दे अगर आपकी इच्छा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ऑलवेज ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वो हरदम ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता ट्रेवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, एक ही साथ दोनों को ऑसिलेट करता है। चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। पांचवा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास वो सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो एक नॉर्मल वेव के पास होती है, जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी और भी बहुत कुछ। तो हमने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं कुछ रिलेशंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, इन सभी जो टर्म्स है ना, इन सभी टर्म्स के बीच का कुछ कुछ रिलेशन देख लेते हैं, कुछ कुछ रिलेशन, ताकि आसानी हो इसका क्वेश्चन करने में। तो रिलेशन ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव। चलिए ये देखिए, पहला रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय लैम्डा के बराबर होता है। दूसरा है टाइम पीरियड इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर, टी इज इक्वल टू 1/f। ओके। तीसरा है टाइम पीरियड जो है वेवलेंथ और वेलोसिटी के, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय वी, या फिर भाई लैम्डा बाय वी तो है। चौथा है लैम्डा जो है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। ये चारों आपको रिलेशन थे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी का। एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक में हमें ये मालूम चल गया कि मैक्सवेल क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। अब एक और बात, मैक्सवेल के अनुसार ये जो लाइट है ना, लाइट वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट के कारण हम एक नया थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ओके। तो चलिए अब बारी आती है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। एक बात बता दे, हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि हम मैक्सवेल का थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका थ्योरी के कारण ही मेरा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका ड्रॉबैक मैक्सवेल का थ्योरी के कारण ही आया था। अगर आप अभी अभी देखे थे हम लोग उसका थ्योरी में क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल को अपना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लॉस करना पड़ेगा या इमिट करना पड़ेगा। ओके, यही उसका स्टेटमेंट था। अब देखिए वही बात है, क्या है पहले देख लेते हैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। एटम और इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही इसका फेलियर था, ड्रॉबैक था। अब ये क्यों नहीं कर पाया था वो देख लेते हैं। तो वही बात है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी all charged particles which are in accelerated motion have to lose their kinetic energy in the form of electromagnetic wave। वही बात जो हम बोले, कोई भी दुनिया का कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसको अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहीं पे हम बात कर ले तो रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड अपना मॉडल में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है एक्सीलरेटेड मोशन के साथ, और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वो जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड पार्टिकल है। पहला बात कि वो चार्ज पार्टिकल है, दूसरा वो एक्सीलरेटेड मोशन के साथ है। तो चार्ज पार्टिकल भी हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन भी हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये बात मैक्सवेल का कहना है। और अगर ऐसा हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे अपना जो काइनेटिक एनर्जी है वो खोता जाएगा और अंतिम में वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स करेगा
इसका मतलब एटम अब स्टेबल नहीं रहा, एटम हो गया बर्बाद, एटम हो गया डिस्ट्रॉय। वही बात लिखा हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इन अ न्यूक्लियस, तब इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में, एंड रिजल्ट एटम डिस्ट्रॉय। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा कि एटम हो गया बर्बाद। तो हम जानते हैं एक बात कि एटम जो है वह स्टेबल होता है। दूसरी बात, एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी लॉस करना होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करना होगा, और अगर एनर्जी लॉस किया तो ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया हम लोग देख लिए। तो यही था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, जिन्होंने लाइट पे थ्योरी दी। क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट में हमने देखा था कि मैक्सवेल ने कहा कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो प्लैंक बोलेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, वो वेव नेचर नहीं रखता, वो पार्टिकल नेचर रखता है। तो उसी पे डिस्कशन होगा, तो चलिए देखते हैं उसको भी। थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने ये जो थ्योरी थी क्वांटा पे जो थ्योरी दी वो 1900 ईस्वी में दी थी। क्या था देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था उसका कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, उसके पास वेव नेचर नहीं होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। दूसरा, लाइट इज मेड ऑफ टीनी पैकेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। लाइट, इसका कहना था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। दूसरा, लाइट टीनी पैकेज ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, कोई वेव नहीं है लाइट, लाइट एक फोटोन से बना हुआ है, टीनी पैकेज ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, और उस एनर्जी का जो पैकेट होगा ना, उस एनर्जी का पैकेट को हम लोग फोटोन कहेंगे। जैसे हमारी टॉर्च है, टॉर्च से ये लाइट निकल रहा है, तो ये जो है ना, ये छोटा छोटा बिंदा से देख रही है, ये सब कुछ और नहीं बल्कि क्वांटा है। चूंकि ये लाइट का केस में है तो इसको हम लोग फोटोन बोलेंगे। ओके, तो ये कुछ नहीं, फोटोन है। यही कहना था मैक्स प्लैंक का। ओके, क्या कहना था कि लाइट टीनी पैकेज ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, और वो जो टीनी पैकेज ऑफ एनर्जी है उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। तीसरा बात, ये जो फोटोन है उसका जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पर ई का मतलब हो गया एनर्जी, इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, ये म्यू है। और अब चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा और ये कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट को कुछ और नहीं प्लैंक कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लैंक कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन निकल के आएगा E इक्वल टू एच न्यू, ये एच कुछ और नहीं प्लैंक कांस्टेंट है, और ये मेरा थी है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट था। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। चौथा स्टेटमेंट में इसका कहना था कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अवेलेबल है लेकिन फिक्स अमाउंट में, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वेंटाइज्ड। क्या है? क्वेंटाइज्ड है। क्वेंटाइज्ड का मतलब हुआ कि फोटोन में जो एनर्जी होगा वो अवेलेबल होगा लेकिन फिक्स अमाउंट में होगा। वो ना तो डेसिमल फॉर्म में होगा ना तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजरल फॉर्म में होगा। क्वेंटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कि वो सिर्फ इंटीजरल फॉर्म में ही अवेलेबल होगा, वो क्या कहता है डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। देखिए ई एच न्यू हो सकता है, 2h म्यू हो सकता है, 3h म्यू भी हो सकता है, लेकिन 1/2h म्यू नहीं हो सकता, ना 0.5 हो सकता। मतलब कि ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता ना तो डेसिमल फॉर्म में हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन इंटीजरल फॉर्म में हो सकता है। यही था क्वांटाइजेशन, फोटोन का क्वांटाइजेशन यही था। अब आखिरी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय प्लैंक कांस्टेंट। फोटोन का जो एनर्जी होगा ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि E इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये न्यू बोलिए वही बात है, तो इसके बराबर आएगा एक फोटोन का एनर्जी। तो आई होप आपको प्लैंक क्वांटम मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम मूव करते हैं, जिसमें हमने एक चीज़ और देखना है, न्यूट्रॉन का खोज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देख लिए, प्रोटॉन का देख लिए, तो न्यूट्रॉन का बच गया था, तो न्यूट्रॉन का खोज हम भी देख लेते हैं, और वो आज ही देखेंगे, अभी देखेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज हुआ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट था
जिससे हमें मालूम चला कि न्यूट्रॉन क्या होता है। तो वही ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है, इसमें भी अल्फा पार्टिकल का यूज हुआ है। तो क्या हुआ देखते हैं। तो चैडविक ने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाया और उससे बम्बार्डमेंट करा दिया बेरिलियम फॉइल पे। इन्होंने एक बेरिलियम फॉइल लिया, ये बेरिलियम का फॉइल है, ये कलर का जो ब्राउन कलर का है, उस पर इन्होंने बम्बार्डमेंट किया और इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल इससे थ्रू आउट हो रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ पार्टिकल है जो दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन में, ये पार्टिकल है जो इससे बाहर निकल रहे हैं। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आया ये क्या है, तो उन्होंने सर्च किया तो देखा कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल थे। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और इसके आगे एक और लेयर लगा दिए, वो पैराफिन वैक्स का लेयर। अब ये जो पैराफिन वैक्स थे ये कुछ और नहीं बल्कि मोमबत्ती का मोम था, और ये जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल थे ये सारा इस पर स्ट्राइक किए और इससे एक पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड में बाहर निकला, बहुत ही हाई स्पीड में बाहर निकला। तो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया तो उसे मालूम चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोटॉन था। तो इससे एक बात तो मालूम चल गया सभी को कि तो बहुत ही जोर से बाहर निकला और ये डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गया। तो यही था एक्सपेरिमेंट। आज हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन का। अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म, अब ऑब्जर्वेशन। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट से जेम्स चैडविक ने ये ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल थे ये कुछ और नहीं बल्कि न्यूट्रॉन है। इसके पास चूंकि चार्ज नहीं था तो इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। ये तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल बना एटम का। ओके, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था कि ये जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियस के पास ही रहते हैं, और ये तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन से मालूम चला कि इसका जो मास था ना वो नियरली सेम था मास ऑफ प्रोटॉन के, इसीलिए ये जैसे ही इस पैराफिन वैक्स पे स्ट्राइक किए तो इससे जोर से बहुत स्पीड में ये प्रोटॉन का पार्टिकल्स बाहर निकले। ये तभी पॉसिबल था जब इसका मास इसके मास के बराबर हो या ज़्यादा हो, तभी ये पॉसिबल था। और हुआ भी, बहुत हाई स्पीड में ये स्ट्राइक किए डिटेक्टर पे, जिससे मालूम चल गया कि इसका जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के नियरली सेम है या फिर हाई है। तो यही था ओवरऑल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट